कैसे मरियम नवाज़ को और सफदर को क्लीन चिट जो है वो मिल गई। मैं आपको ये कहानी दोबारा, बहुत सारे लोगों ने कहानी सुनी हुई है, बहुत सारे लोगों ने ये कहानी नहीं सुनी है, लेकिन ज़रूरी है कि हम इस कहानी के तमाम नुक्ते आपके सामने रखें और आप इस कहानी को फिर अप्रिशिएट कर सकें। आपको याद होगा वज़ीर-ए-आज़म जो मौजूदा नाम नहाद वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ, उनका एक बयान था कि मेरे वालिद जो हैं, मुझे फ़ख्र है कि एक मेहनत कश आदमी थे, मज़दूर थे। ये बात उनकी बिल्कुल सही थी। जब 1947 में शरीफ फैमिली जाती उम्रा से लाहौर आई थी, वो गरीब मज़दूर थे, जैसे और बहुत सारे लाखों लोगों ने मेहनत मज़दूरी की, लेकिन इन 7 भाइयों ने मेहनत की और बड़ा अच्छा ये उन्होंने एक काम ये किया, इत्तफाक फाउंड्री की बुनियाद रखी। इत्तफाक फाउंड्री जो थी वो 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज कर ली, जहाँ और बहुत सनतें नेशनलाइज की। 1980 में आके इन 7 भाइयों की एक यानी फाउंड्री थी, एक फैक्ट्री थी, और इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। 1980 में जनरल ज़ियाउल हक ने जब मार्शल लॉ लगा तो ये फाउंड्री शरीफ फैमिली को, मियाँ शरीफ साहब को और उनके 6 और भाइयों को वापस की, और उनके साथ 50 करोड़ रुपए का कर्ज उस वक़्त इस फाउंड्री को चलाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने उनको दिया। क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक ज़ाहिर है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जितने मुखालिफिन थे उनको ऊपर वो उन्होंने हाथ रखा हुआ था, वो उनको तगड़ा कर रहे थे, और यहाँ से एक नई कहानी की इब्तिदा हुई। उसके बाद जो शरीफ फैमिली का ताल्लुक़ बना जनरल ज़ियाउल हक से, जनरल जलानी साहब से, और जो उस वक़्त के मार्शल लॉ के अहम जर्नैल थे, उनके कंधों के ऊपर वो वज़ीर आला बन गए। उसके बाद 1985 से लेके 1988 तक, फिर 1990 में वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए, और फिर 1997 तक वो 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे। इस दौरान उनकी जो कंपनीज़ की तादाद है सिर्फ शरीफ फैमिली की, जहाँ 7 भाइयों की एक फैक्ट्री थी, इन फैमिली की खाली जो शरीफ फैमिली है इनकी कंपनियाँ बढ़ के 27 हो गई। तो ये एक तो इक़्तिदार के आने के बाद 27 गुना जो 10 सालों में हुआ वो आपके सामने है। लेकिन इसी दौरान एक और बड़ा दिलचस्प खेल शुरू हुआ। वो खेल ये हुआ कि 1990 में जब नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने सबसे पहले ये कंसीव किया कि इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान एक मोटरवे बननी चाहिए, जो बिल्कुल सही बात थी, मोटरवे बननी चाहिए थे। लेकिन ये मोटरवे जो इस्लामाबाद और लाहौर में बनी, ये 23,686 अरब रुपए की मोटरवे थी, जो उस वक़्त का यानी 1992 का एशिया का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट था मोटरवेज़ का, और ये उस दौर में 23,686 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था जो उस वक़्त जो है वो बना। इसी दौरान ये चहमगोइयाँ शुरू हुई, गुफ्तगू शुरू हुई कि अचानक शरीफ फैमिली जो है वो लंदन में उनका पैसा जो है वो जा रहा है। चुनाचे इसी दौरान नवाज शरीफ की हुकूमत चली गई और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, और एक बहुत केपेबल ऑफिसर, जिनके साथ सियासी इख्तलाफ तो अपनी जगह हो सकते हैं, बट अ वेरी केपेबल ऑफिसर इन हिज ओन जो है वो रैंक, रहमान मलिक साहब जो हैं, उन्होंने इसकी तहकीकात शुरू की, और ये तहकीकात हुदैबिया तहकीकात के नाम से मशहूर हैं। 1994 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ये पहला FIR शरीफ फैमिली के ऊपर दिया, जिस इन तहकीकात में बताया गया कि खेस्ता खान और मेस्ता खान नाम के 2 हवाला डीलर्स, उन्होंने तकरीबन 14.866 यानी तकरीबन $15 मिलियन पाकिस्तान से लंदन में मुंतकिल किए, और उसके बाद एक कानून लाया गया जिसमें कहा गया कि आप बाहर से अगर पैसा पाकिस्तान लेके आएंगे तो कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा। लिहाजा पैसा पाकिस्तान से बाहर गया, उसके 2 हिस्से हुए।
एक हिस्से से पाकलैंड में प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई और दूसरा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान वापस आया, जो तकरीबन 43 जो डिफरेंट मेंबर्स हैं शरीफ फैमिली के, उनके मुलाजिम भी उसमें शामिल हैं, उनके लोग भी शामिल हैं, उनके नाम के ऊपर वो पैसा पाकिस्तान भी वापस आया। लेकिन जो मेजर पोर्शन था जो बाहर भेजा गया, उससे पाकलैंड अपार्टमेंट्स जो हैं वो ख़रीदे गए। इस तहकीकात को 1994 में जो तहकीकात शुरू की गई, उसके ऊपर जो रेफरेंस हुआ पहला, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत ने किया, जो 2099 के आखिर में ये रेफरेंस जो है वो फ़ाइल हुआ और 2000 में ये रेफरेंस अदालत में पहुंचा ही था। तो साद हरेरी साहब और एक सऊदी रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और शरीफ फैमिली में, और उस वक़्त की जो माशाअल्लाह हुकूमत थी, उसमें एक एग्रीमेंट साइन हुआ। उस एग्रीमेंट में, जिसकी कॉपी ये है जो हम आपको रिलीज़ भी कर रहे हैं, इस एग्रीमेंट में नवाज शरीफ साहब ने ये साइन करके ये एफिडेविट दिया, I the undersigned Muhammad Nawaz Sharif hereby acknowledges that I have approved the gentleman's assistance to negotiate on my behalf for my release from incarceration in Pakistan। यानी मैंने ये इसको कॉन्सेंट दे दिया है कि ये जो जेंटलमैन आए हैं, साद हरीरी साहब थे और सऊदी इंटेलिजेंस हेड थे उस वक्त, कि मैंने इनको कॉन्सेंट दे दिया कि मेरी तरफ से निगोशिएट करें मुशर्रफ हुकूमत से मेरा बाहर जाना। I the undersigned further acknowledge that I am thoroughly satisfied with the course and results of the negotiations on my behalf, that I have been kept fully advised for the negotiations, that I have been in full agreement with each step in the negotiations, and that I fully agree and accept the result। Upon my arrival on the country, I have approved to go to, यानी जिस मुल्क में मैं जा रहा हूँ, I the undersigned hereby by covenants and agree that I will not engage in any business or political activities or any other activities of any nature whatsoever against the interest of Pakistan or relating to my incarceration in Pakistan for a period of 10 years। 10 साल तक मैं ये वादा करता हूँ कि किसी तौर पर भी किसी ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लूँगा जो पाकिस्तान की सियासत को इफ़ेक्ट करे या पाकिस्तान की सियासत में उसकी मुदाखलत हो। Further, I understand I agree to stay out of Pakistan for 10 years where my residence will be the country I prove। मैंने इसके साथ मैं 10 साल उस मुल्क में रहूँगा जो कि प्रूव किया गया है। I understand further agree that I will not disclose to any party either the gentleman or the country involved in my release from Pakistan and relocation to in the approved location except with the prior written consent। Also, I the undersigned hereby specifically release all parties involved from any claim of any nature whatsoever I may have or may have had relating to the gentleman negotiations on my behalf and my release from Pakistan and relocation to the country approved by myself। यानी जो सऊदी अरेबिया नवाज शरीफ गए इस मुआहदे के बाद 10 साल के लिए, और उसके नतीजे में जो उस वक़्त की माशाअल्लाह हुकूमत थी, उसने क्या किया कि जो हुदैबिया का केस था उसको खू खाते में डाल दिया गया। इससे पहले BBC ने एक शोराए आफाक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो कि जिसके ऊपर बहुत गुफ्तगू हुई, जिसके ऊपर बहुत चीज़ें हुई। उसमें फिर बाद में नजम सेठी साहब को भी उस वक़्त उठाया गया उसकी बनाने के चक्कर में, और ये जो BBC की डॉक्यूमेंट्री थी, इसने ये साबित किया कि जो हुदैबिया का पैसा थी, ये जो पैसा गया था, जो इससे प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई, और इसी कहानी को जो BBC ने दी थी, बाद में इसहाक डार ने मजिस्ट्रेट के सामने कंफर्म किया, और ये बात भी सामने आई कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग थी, इसके पीछे जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थी वो इसहाक डार की थी। सो इसहाक डार ने ये सारी जो पैसे का खेल जो इस्लामाबाद से शुरू हुआ और UK में ख़त्म हुआ, इसहाक डार साहब इसका मेन कैरेक्टर थे, और जाहिर है कि वो इस वक्त भी सबसे अहम आदमी हैं मामले के। अच्छा जी, इसके बाद क्या हुआ कि 1999 में जब ये बात पहली बार सामने आई कि ये शरीफ फैमिली जो है, जब BBC की ये ख़बर आई तो हसन नवाज शरीफ
जो वहाँ पर मुकीम थे और वो सारे इन मामलात को देख रहे थे। अब वो बड़े हो गए 1999 में। तो हसन नवाज हार्ट टॉक प्रोग्राम में गए BBC में, और टिम सेबेस्टियन ने जब उनसे इन अपार्टमेंट्स की मलकियत का सवाल किया तो हसन नवाज शरीफ ने क्या कहा, ज़रा दिखा दीजिए। ये जो सारी वीडियोस हैं ये हम आपको दे भी देंगे बाद में रिलीज़ के लिए। यहाँ पे मैंने देखा है कि कई दफ़ा उस तरह से चीज़ नहीं आती, पर हसन नवाज का दिखा दीजिए। माइक स्पीकर चेक कर लें, स्पीकर देख लें, अगर है तो सही है, अदरवाइज फिर हम बाद में रिलीज़ कर देंगे। जो मसला है देख लें, हो जाए तो अच्छा। हाँ ये हम आपको रिलीज़ भी कर देंगे, जितनी वीडियोस है सारे रिलीज़ करेंगे विद दिस एग्रीमेंट। नहीं आपका जो है ना स्पीकर नहीं कनेक्टेड है। हाँ हाँ चले आगे चले वो, ठीक है, ये रिलीज कर देते हैं। अच्छा जी, यही मुआहदा जो था जिसको हम NRO कहते हैं, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस के नाम से बाद में कोडिफाई हुआ, और इसमें पीपल्स पार्टी को भी इसी रिलीफ में जो है वो शामिल कर दिया गया। इस स्पीकर चेक कर लें क्योंकि कुछ वीडियोस जो हैं वो फिर इंपॉर्टेंट हैं, उनका चलना ज़रूरी है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले चेक किया करें तो बेहतर है। अच्छा, इसके बाद यही मुआहदा जो है वो पीपल्स पार्टी को जो है वो दे दिया गया। 3 अप्रैल 2016 को एक जर्मन अखबार था, पाकिस्तान का कोई अखबार नहीं था। पाकिस्तान में तो पता है आपको अखबारों पे वैसे ही माशाल्लाह अभी भी पता नहीं कितने टीवी बेचारे अफोर्ड कर रहे हैं चलाना या नहीं कर रहे हैं। जो हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और जिस तरीके से मीडिया की बेचारा, तो हमारा फॉर्मल मीडिया तो रेस्ट इन पीस ही हो गया, लेकिन बहरहाल जितना जो लोग भी हिम्मत करके चलाते हैं उनकी ज़रूरत को सलाम है। 3 अप्रैल 2016 को एक जर्मन अखबार सिदिज़े ज़ेडबर्ग जो था, जो उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो आया, और उस स्कैंडल के अंदर ये कहा गया कि जो इस वक्त दुनिया के कई हुक्मरान हैं वो पनामा के अंदर उन्होंने शेल कंपनीज़ बनाई हैं, और उन शेल कंपनीज़ के ज़रिए ये प्रॉपर्टीज़ उन्होंने ख़रीदी हुई हैं फर्स्ट वर्ल्ड में। इनमें नवाज शरीफ फैमिली का नाम जो है वो सुनहरे हरूफ में वहाँ पे लिखा गया था, और ये कहा गया कि शरीफ फैमिली भी उन फैमिलीज़ में, दुनिया की उन बदनाम फैमिलीज़ में शामिल है जिन्होंने पनामा के अंदर अपनी जाली ऑफशोर कंपनीज़ बनाई, और उन ऑफशोर कंपनीज़ के ज़रिए उन्होंने वहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वहाँ पे पार्क की हैं। मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि ये जो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ एवनफील्ड अपार्टमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी कीमत तो अरबों रुपया है ही, लेकिन एक और प्रॉपर्टी जिसके ऊपर बार बार ख़ुद हुकूमत जो है वो लेके आई, जिसमें कहा गया कि जो मलक रियाज को बेनिफिट देने के लिए PTI हुकूमत ने एक सील्ड जो एनवलप है उसको अप्रूव किया था, जो कि काबीना ने किया था। मैं आपको सिर्फ ये उसका बता दूं, वो प्रॉपर्टी जो मलक अली रियाज मलिक ने हसन नवाज शरीफ से ख़रीदी वो $100 मिलियन की थी, यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 200 अरब रुपए की प्रॉपर्टी हसन नवाज शरीफ ने अली रियाज मलिक को बेची, जो कि इस केस का हिस्सा नहीं है। और ये केस जो हमारे सामने है ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो असल पैसा शरीफ का और इवन जरदारीज़ का बाहर पड़ा हुआ है वो पाकिस्तान के लोगों को उसकी कोई कुछ पता नहीं है। ये पैसा तो चूँकि हमें इसलिए पता चल गया कि एक इंटरनेशनल स्कैम में ये फैमिलीज़ के नाम आ गए, वो फैमिलीज़ जो हैं उन्होंने बता दिया। ये पैसा जो इस वक्त तकरीबन आई वुड से को टोटल अगर आप देखें
5,000 जो करोड़ है वो जरदारी साहब का है और तकरीबन 8-10 हज़ार करोड़ जो है वो इनका है, यानी को 20-25 हज़ार करोड़ रुपया तो इतना है ना शरीफ और जरदारी फैमिलीज़ का, जिसका अब हमें पता है। लेकिन ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इनके पास कितना पैसा बाहर है, फ्रांस में इनका कितना पैसा है, इनका सोवियत यूनियन में कितना, फॉर्मर सोवियत यूनियन रूस में इनका कितना पैसा पड़ा हुआ है, इनका चाइना में कितना कंपनीज के साथ कितना पैसा पड़ा हुआ है, इनका तुर्की में कितना पैसा पड़ा हुआ है, हमें नहीं पता। ये पैसा सिर्फ जो हमें वो पता है जो पैनामा पेपर्स के ज़रिए एक इंटरनेशनल स्कैम के ज़रिए हमारे सामने आया। और माशाल्लाह हमारा सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि इस छोटे से पैसे को भी वो नहीं संभाल पा रहा। और इतनी हम देख रहे हैं कि मरियम और ख़ानदान के ऊपर नवाजिशात की जो एक बरसात है हमारे सिस्टम की तरफ से जो जारी है, और अल्टीमेट सफरर पाकिस्तान के लोग हैं। ये जो सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं, उनका कितना पैसों की चोरी होगी? 50, 100, 200, 300, 500, 1000 करोड़ की। इससे ज़्यादा तो पाकिस्तान की जेलों में बड़े चोर नहीं हैं। असल चोर तो ये लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने करप्शन की, करप्शन करके वो पैसा बाहर ले गए और अब हमारा निज़ाम उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है। सो पाकिस्तान के लोगों के लिए सिर्फ हमारा निज़ाम का एक ही पैगाम है कि आपने चोरी करनी है तो बड़ी करें, छोटी करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, बड़ी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा सीधा सीधा ये जो फैसले आ रहे हैं इनसे ये मैसेज जो है वो चल रहा है। अच्छा, अब जब ये स्कैंडल आया, जो 3 अप्रैल 2016 को ये स्कैंडल आया, अब हमारे स्पीकर चल रहे हैं या नहीं चल रहे? अच्छा, इसके ऊपर जो पहले रिएक्शन, 3 रिएक्शंस आए। पहला रिएक्शन नवाज शरीफ ने दिया, फिर मरियम नवाज़ ने आया और फिर हुसैन नवाज़ का आया। इन तीनों ने इसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया? पहले नवाज शरीफ का रिएक्शन दिखा दीजिए जो उन्होंने असम्बली में तकरीर की, जो शुरू यहाँ से होती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये है हजूर, ये हैं वो ज़राए, और ये हैं वो ज़राए अगर चल जाए तो दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये है वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट खरीदे गए। तो नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले कौमी असम्बली में तकरीर की और कहा कि हजूर ये हैं वो ज़राए जिनसे लंदन में फ़्लैट खरीदे गए। मरियम नवाज़ ने इसके ऊपर पहला रिएक्शन क्या दिया? तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टी से कहाँ से निकाल के ले आए हैं। कहाँ से निकाल के ले आए? हम तो निकाल के नहीं लाए थे एक्चुअली। तो ये भला हो अगर वहाँ पे भी माशाल्लाह कोई हमारा पाकिस्तान वाला होता तो मैनेज हो गया होता। वो जर्मन गोरा था, वो उसको पता नहीं चला कि इससे में ये भी मामला जो है वो सेटल हो सकते थे। इनको मेरा ख्याल है उनका पता करने में देर होगी, वरना या तो वो मारा जाता या वो बिक जाता, तीसरा तो काम कोई नहीं था। हुसैन नवाज ने क्या कहा? नहीं, ये हसन है, हुसैन। इन द मीन टाइम इन्होंने एक ट्वीट भी किया और मरियम नवाज फैक्ट्री की पहले देखो उससे जो हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह काफी थी ऑफिशियली ट्रांसफर हुई बताएं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 प्रॉपर्टीज जो ना आज जो ना अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो ना है वो प्रॉपर्टी जो ना हमारे पास, और वो भी जो है मॉर्गेज करवा के लिए। और ये बात है 2006 की, जब जो ना अपना हम लोगों ने जो है वो मैंने बल्कि खरीदी मैंने खरीदा। अच्छा जी, अब क्या हुआ? उसके बाद फिर एक ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है शरीफ फैमिली ने रिलीज़ की और शरीफ फैमिली ने कहा कि जी ये हुसैन नवाज शरीफ और
हसन नवाज शरीफ है बिन रेजिडेंट ऑफ सऊदी अरेबिया एंड यूके रिस्पेक्टिवली फॉर। इन्होंने कहा जी पहली बात तो यह है कि हसैन नवाज और हसन नवाज दोनों यूके के सिटीज़न हैं, वहाँ पे टैक्स जमा कराते हैं। पाकिस्तान से तो हम उनको वो पाकिस्तानी कवानीन के तो वो लायबल ही नहीं है, हमने उनका कोई जवाब ही नहीं देना कि वो वहाँ पे उन्होंने कैसे पैसे खरीदे, कैसे प्रॉपर्टीज़ खरीदी। पैसों से पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टीज़ खरीदी, लेकिन बेटे जो हैं वो ब्रिटिश नेशनल हैं। बेटे बेटियां सारी उम्र पाकिस्तान रहे, उन्होंने लाहौर में स्कूलों में गए, सिफारिशों से मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले लिए, लेकिन जब उनके ऊपर सवाल आया कि ये प्रॉपर्टीज़ आपने ख़रीद के जवाब देनी है, तो उन्होंने कहा जी हम तो ब्रिटिश नेशनल हैं, लिहाजा हम तो इसका जवाब पाकिस्तानी अदालतों को नहीं दे सकते और हम बाहर बैठे हैं। और अब भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ से वज़ीर आज़म और चीफ़ मिनिस्टर और ये सारे वहाँ पे मफरूर मुल्ज़मान के पास जाते हैं, उनसे डिस्कशंस करते हैं और उसके बाद आते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं। अच्छा, इसमें भी जब ये स्कैम आया तो जो इनिशियल थॉट्स थी शरीफ फैमिली की तो आपने देख ली, जो नून लीग की सोच थी वो सबसे पहले, और उसके पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं हिला, पूरी दुनिया में हुकूमतें तब्दील हो गई, पाकिस्तान ये जो है वो चल रहा था, पाकिस्तान में किसी को होश नहीं थी। बल्कि ख्वाजा आसिफ, उसका ज़रा तकरीर निकाल लें, ख्वाजा आसिफ ने जो ख्वाजा आसिफ जो इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, और बड़ी हिम्मत ही है वैसे कि पाकिस्तान के उनको कैसे जो है वो हम कबूल कर रहे हैं उनकी तकरीरों के ऊपर, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने असम्बली के अंदर एक तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने नवाज शरीफ को क्या मशवरा दिया, ज़रा सुनाइएगा। ये हौसला रखें, ये चंद दिनों हफ्तों की बात है, ये पनामा लीग भी किस्सा पहला बन जाना है, ये अवामी इशू नहीं है। और अंदाज़ा लगाएं पीछे नून लीग के लोगों ने डेस्क भी बजाए यानी ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि कोई बात नहीं जैसे। और उसके बाद फिर जो इमरान खान ने इसके ऊपर जो है वो बात की, सिर्फ एक ही आदमी 2012 से ऑनवर्ड इनके ऊपर अगर कोई आदमी बात कर रहा है, कोई आदमी बार बार इसके ऊपर इश्यूज़ को जो है वो ला रहा है, वो इमरान खान है और तहरीक इंसाफ है। हमारे अलावा किसी और ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की, कुछ नहीं किया। ये केस अदालतों में भी नहीं जा रहा था, ये मामला कहीं पे कुछ नहीं जा रहा था। इमरान खान ने इसके बाद जो बयान दिया वो एक दफ़ा ज़रा दिखा दीजिए ताकि हमारा मौक़िफ़ उस वक्त भी क्या था पता चल जाए। इससे ज़्यादा जो बात है वो क्या कह सकते हैं कि तुम्हारे बाप का पैसा है कि लोग भूल जाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने वैसे इसको बाप ही का पैसा समझा था और पाकिस्तान का पैसा जो है वो इस तरह से इन लोगों ने वहाँ पे जो है वो इस्तेमाल किया। अच्छा, अब यहाँ से जाएंगे तो या अवामी अदालत में जाएंगे तो ये कब लोगों को नजर आएगा, क्योंकि अभी तक तो कोई भी चीज आपकी तरफ से भी ठोस नजर नहीं आ रही। नहीं रिजवान, पहली बात तो यह है कि आपके सवाल से उसी बेबसी का इजहार हो रहा है जो आम पाकिस्तानी फील कर रहा है, क्योंकि आम पाकिस्तानी समझता है कि इस सिस्टम के अंदर कोई हमारा मुमकिन ही नहीं कि कोई मुदावा हो जाए। कोई आम पाकिस्तानी समझता है कि इस निज़ाम के अंदर कोई रिलीफ है ही नहीं उसके लिए, और आपका सवाल भी उसी तकलीफ़ का इजहार कर रहा है जो आम पाकिस्तानी जो है वो फ़ील करता है। लेकिन हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो ये है कि हम थक हार के बैठ जाएं और हम सिस्टम के साथ सुलह कर लें और इसी के साथ जो है वो मट्टी के साथ मट्टी हो जाएं, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि हम इसको रजिस्ट करें और हम खड़े हों। और ये देखिए हम रजिस्ट कर रहे हैं। 2012 में अगर इमरान खान खड़े ना होते, 2016 में अगर खड़े ना होते, तो ये तो तफसीलात भी ख़त्म हो चुकी हुई थी अब तक। इमरान खान की वजह से ही मामला जो है वो यहाँ पे पहुँचा है, PTI की स्ट्रगल की वजह से भी यहाँ पे पहुँचा है। और अब भी हम गुज़श्ता महीनों से स्ट्रगल कर रहे हैं। ये आसान नहीं है, आपको धमकियाँ मिल रही होती हैं, आपके लोग जो हैं उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, आपके लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हम तो खड़े हैं। और सिर्फ एक ही पार्टी है और एक ही लीडर है जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा है, वो इमरान खान है। और इंशाअल्लाह ताला हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन देखें ये लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। ये सिर्फ जो है ये इमरान खान का ज़ाती पैसा नहीं है, ये PTI का ज़ाती पैसा नहीं है, ये पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। और अगर आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे, आप लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, फिर कौमों को आज़ादी ऐसे तो नहीं मिलती, जद्दोजहद करनी पड़ती है। खान साहब ने अपने टीवी इंटरव्यू में कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से फवाद चौधरी के राब्ते हैं
हामिद खान को करूँगा जी। फवाद भाई ये बताएं कि आप खान साहब के बारे में यही था कि सितंबर में शायद वो बड़ी लॉन्ग मार्च ही दे देंगे और फिर आप भी बात किया कि सितंबर के महीने में लॉन्ग मार्च के कॉल दे देंगे, लेकिन अब सितंबर का महीना भी खत्म हो गया। आप ही पीटीआई सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है कि शायद कोई जस्टिस का सिस्टम बाकी है या बाकायदा तौर पर लॉन्ग मार्च का सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद तो है। ये भी यहाँ तक जो मामला पहुँचा है सुप्रीम कोर्ट ही की वजह से पहुँचा है। ये अलहदा बात है कि जो हुदैबिया का केस है, असल केस तो वो था जिसके ऊपर बात शुरू होनी थी, हुदैबिया का केस था जिसके ऊपर बात आगे जानी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तो हुआ नहीं है और उसके ऊपर भी केस जो है वो खुलना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि ये जो मामला है, ये जो मुकदमा है जिसके ऊपर आप हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम लेके जाएंगे, हम उसमें पार्टी बनेंगे, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि जब तक अवाम बाहर नहीं आएगी, हम लॉन्ग मार्च की कॉल देने के बहुत करीब हैं। मुझे उम्मीद है अगले 4-5-6 दिनों में हम इससे ज़्यादा वेट नहीं होगा, क्योंकि लोग भी डेस्परेट हो रहे हैं और हमने इसकी तरफ जाना है और इंशाअल्लाह ताला एक हतमी कॉल जो है उसकी तरफ हम सोच समझ के ज़ाहिर जाएंगे, क्योंकि इसमें देखें हमारी पहली कोशिश यही है कि हम फसाद के बगैर इंतखाबात पे पहुँचें, लेकिन अगर नहीं होंगे तो ज़ाहिर है फिर हमें उधर जाना है। ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की रिकॉर्डिंग्स यकीनन ऑडियो लीक हो रही है, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनकी भी ऑडियो लीक हुई कुछ देर पहले, शाह महमूद कुरैशी के साथ, असद उमर के साथ, आज़म खान, चारों की आपस में जो है ऑडियो लीक हुई है। क्या लगता है कि साइफर की जो सारी स्टोरी है उसमें डैमेज जिसे किया है? कोई साइफर डैमेज हो ही नहीं रहा, इससे तो तक़वियत हो रही है ना कि जो हम बात कर रहे थे बाहर वही साबित हो रही है। साइफर की रियलिटी साबित हो गई है, उसके अंदर जो कंटेंट है उसका वो साबित हो गया है। बाकी पाकिस्तान के लोग इतने, और अब ये हो रहा है, अगला जो काम ये कर रहे हैं ना, अब ये मुख्तलिफ जो हैं ये टोटे जोड़ के सामने आ रहे हैं। एक जगह बात हुई है उसको दूसरी जगह से लिंक कर दें, फिर तीसरी जगह से लिंक कर दें, ये लोगों को इससे नहीं फ़र्क पड़ता और इंशाअल्लाह ताला ये चीज़। इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ मैं जी, ये जो ऑडियो लीक हो रही है हुकूमत खुद कर रही है। ये वो डेटा है जो आपका प्राइवेट एक्ट, जो आपका सीक्रेट एक्ट है, उसकी वायलेशन कर रहे हैं, और एक वो है जो हैकर्स के पास है, जो भी आना है वो भी जुमे को उसका आना है। वो सुनिएगा वो क्या है। सर ये बताइएगा, जिससे NRO 2 की इमरान खान बात कर रहे थे और अब उसका एक जो सीक्वेंस एक इवेंट्स है उसमें कल बरियत हुई और अब ये सुनने में आ रहा है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने कल लंदन में कहा कि मैं बड़ा बेबस हूँ दोस्तों की वजह से, मेरा तो पाकिस्तान जाने को बहुत दिल कर रहा है। वो पाकिस्तान आते हैं तो सर पंजाब में आपकी हुकूमत है, तो आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा उनके हवाले से? देखिए अब तो अदालतों में है केस, अब तो जो अदालतों ने करना है। मैं आपको बताऊँ, ये पाकिस्तान में सिर्फ लोगों ने इसका नोटिस लेना है तो लेना है, और किसी का नोटिस की कोई किसी को परवाह नहीं है। अवाम निकलेगी अपने राइट्स के लिए तो ये सारा काम हो जाएगा, नहीं निकलेगी तो अल्लाह खैर सल्लाह। हमने तो ज़ाहिर है अवाम के ऊपर रिलाई करना है। जी ऑन फवाद साहब, मरियम नवाज ने कल आपकी साबका हुकूमत पे बड़ा संजीदा इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना है कि जब मैं अदालत में जेल में थी तो रात गए जो है 22 बंदे आ गए और उन्होंने मेरी नाइट सूट में वीडियो बनाई और अब मुझे धमकी दी जा रही है कि आपकी वीडियो सामने आ सकती है। तो क्या आपके पास ऐसी कोई वीडियो है या आप कोई धमकियां दे रही हैं? मेरे ख्याल में अगर जिसने भी किसी ने अगर ये हरकत हुई है, क्योंकि मरियम नवाज़ का प्रॉब्लम ये ना झूठ इतना बोलती हैं, पता नहीं सच क्या है। अगर ऐसी हरकत हुई है तो इंतहाई घटिया हरकत है, और जिसने भी की है वो बहुत ही घटिया हरकत है। आई थिंक अगर किसी ने भी किया है उसको पकड़ के लटकाना चाहिए और उनको बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हाउ डेयर दे, ये पॉसिबल नहीं है। और अब इनकी हुकूमत है, मरियम नवाज़ की हुकूमत है, उन लोगों को सामने लेके आए एंड उसका स्ट्रिक्ट एक्शन लें, और वी विल फुली सपोर्ट मरियम इफ एनीथिंग हैपन लाइक दैट। चौधरी साहब, क्या पीटीआई की सूरत हाल का जिम्मेदार समझते हैं जिस तरह का ये प्लेयर के फैसले हो रहे हैं, ये नैब कवानीन में तब्दीली की गई है? अगर आप पार्लियामेंट हाँ, पार्लियामेंट का हिस्सा तो नहीं, हम जिम्मेदार इतने ही हैं कि हमने अपने जज भर्ती नहीं किए। अगर हमने भी अपने जज भर्ती कर लिए होते और आज नीचे इमरान खान एक अदालत से दूसरी अदालत तीसरी में जा रहे हैं, आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना 100-150 जज लगाया होता तो ये हालात तो ना होते। इतने जिम्मेदार तो ज़रूर हैं। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो आपका लॉन्ग मार्च का ऐलान है उससे क्या नताइज मतलब है आपको, और ये ना हो कि वैसा ही लॉन्ग मार्च हो और नताइज हासिल ना हो, कोई और बात सियासी तौर पे आप करेंगे कि उससे मामला जो है वो दूसरी तरफ? देखिए मसला ये है, लॉन्ग मार्च के साथ सबसे बड़ा जो हमारा मामला यही है कि जब आप लाखों लोग जमा होते हैं, आपका कंट्रोल बड़ा मिनिमम होता है उसके ऊपर। सो प्रॉब्लम यह है कि आप लाखों लोगों को जब जमा कर लेंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे। हमने उसके कॉन्सिक्वेंस मैनेज करने हैं। सो हम बड़ी एहतियात से चल रहे हैं, लेकिन लगता यही है कि इस हुकूमत ने और सिस्टम में हमें दीवार से लगा दिया गया है, अवाम को दीवार से लगा दिया गया है
जिस तरीके से फ़ैसले आ रहे हैं, जिस तरीके से ये चीज़ें आगे जा रही हैं, हमारे पास जद्दोजहद के अलावा कुछ बचा नहीं है और हम उसकी तरफ फिर आगे जाएं। थैंक यू।